All right, ladies and gentlemen, it is a privilege and honor to have along with us none other than Shri Lakshmikant Vajpayee. लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। वे मेरठ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे बीच आज यहाँ पर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हाजिर है और मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं श्रीमती बेबी चैटर्जी, द डायरेक्टर न्यूज 11 भारत, मंच पे आमंत्रित करूंगी। हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरी उनको सम्मान प्रदान करने के लिए and one of our very senior journalists, of course, a lady journalist. When we talk about women empowerment, we talk about all the ladies are coming out with their full potential. I would request Aarti to please come and take the seat as a moderator. All right, Aarti is right now not available, so I would request Meeta, of course, the very talented, vibrant, an amazing personality. स्मिता के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, she always has the right question and she always gets the right answer as well. जी हाँ, सही क्वेश्चन का सही जवाब तो होता ही है. So over to you, Smita, for the moderation of the session. Thank you so much. थैंक यू शिरीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। उम्मीद क्या करें अब झारखंड के लिए? झारखंड एनडीए का होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का होगा और हम अपने कार्यकर्ताओं के अनुकूल आता है। हमारे पास करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बूथ पर संगठन की ताकत हमारे पास है। हम अब की बार 2024 लोकसभा भी जीतेंगे और उसके बाद विधानसभा भी जीतेंगे। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की गारंटी है या मोदी की गारंटी है? गारंटी तो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी की नहीं है। इस देश में अगर किसी की गारंटी की मान्यता है तो वो नरेंद्र मोदी की गारंटी की मान्यता है और 3 चुनाव में जनता ने उसको साबित कर दिया है। और अगर एक बात और कहना चाहता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की जनता को यह विश्वास है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित और किसी नेता के हाथ में सुरक्षित नहीं है। और भारत माता बचेगी, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए करिश्माई नेतृत्व और गारंटी दोनों नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल। अब क्योंकि हम झारखंड के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और आपको झारखंड का एक दायित्व भी दिया गया है बीजेपी की तरफ से, हालांकि आपको तो बीजेपी का उपाध्यक्ष हैं, उसके तौर पर भी एक बड़ा दायित्व है, तो आपका दायित्व डबल हो जाता है, एक तो केंद्र से भी और दूसरा राज्य में जो आपका दायित्व है। तो यहाँ आते हैं और थोड़ा आंकड़ों पे गौर करते हैं। मोदी की गारंटी ये शब्द भले हमें अभी आकर ज्यादा प्रखर रूप से सुनाई दे रहा है, लेकिन ये गारंटी तो 2019 में भी आपने यहाँ पर दी थी। विधानसभा का जो चुनाव है अगर आप आंकड़े देखेंगे तो फिर कहां चूक रहेगी, क्योंकि फिर आपने लोकसभा में जहां आप अच्छा काम करते हैं, जहां पर लोकसभा में 14 में से 12 सीटें निकाल के लेके जाते हैं, वहां अगर विधानसभा की बात की जाती है तो आप महज 20-25 सीटों पे सिमट जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
नरेंद्र मोदी विश्वास। वो इसीलिए कहा कि लोकसभा में जनता और कुछ सुनना नहीं चाहती, विचार नहीं करना चाहती। विधानसभाओं में छोटी छोटी बातों पर विचार होता है, लेकिन 19 बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले, और अनुभव से जिसने सीखा नहीं वो जीवित नहीं। इसलिए हमने 19 के अनुभव से सीखा है और 24 में उस अनुभव का लाभ लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसके अलावा कोई कल्पना करना भी उचित नहीं। चलिए, ये हर नेता और खास करके आपके जैसे बड़े नेता लोगों की हमेशा मैं देखती हूँ कि ये रहता है कि जितनी भी बीती होती है उसको बिसार दीजिए। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले भी कहा था कि जो बातें हो चुकी हैं, आप हार चुके हैं, उसको भूल जाइए, चलिए बढ़िया शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर यह मानना है, क्योंकि हम झारखंड के यहाँ पर अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड, मुझे अगर झारखंड में सोचती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले आदिवासी ही आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो वोट बैंक है, क्योंकि आपके सारे के सारे जितने भी उम्मीदवार आपने 2019 में खड़े किए उनमें से एक की भी जीत नहीं हुई। मैं ये मानती हूं कि छत्तीसगढ़ में जो आपकी जीत हुई है वो शायद आप यहां पर कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा यहां के आदिवासी समुदाय को लेकर या आदिवासी उम्मीदवारों की जो अगुवाई है उनको लेकर थोड़ा सोचने की जरूरत है? देखिए, मैं एक संवैधानिक पद पर आदिवासी की निर्वाचन की चर्चा तो यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को किस सरकार ने और किस दल ने शुरू किया? हमने आदिवासियों का जो विश्वास हमसे डिगा था उसको मजबूत करने और दोबारा से जीतने के प्रयास को प्रारंभ किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खूंटी में आए थे। खूंटी में आने के बाद उस दिन उन्होंने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रारंभ किया, आदिवासी क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया, और उसका ही परिणाम है पड़ोस के राज्य में, जहां कल्पना भी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के बारे में तो कोई नहीं कहने को तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उसमें आदिवासी जनता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमने जो वहां किया उससे कुछ अधिक करेंगे, चाहे आइदर हुक और बाय क्रुक हम चुनाव जीतेंगे, जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। जनता के पैर भी छूने पड़ेंगे तो हम पैर छुएंगे, लेकिन जनता का विश्वास अर्जित करके हम हर हालत में लोकतांत्रिक दृष्टि से राष्ट्रवादी सरकार बनाएंगे। अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार झारखंड में नहीं बनने देंगे। वैसे अक्सर ये आरोप आप पर लगता रहता है कि जहां सरकार बन जाती है वहां बन जाती है, नहीं जहां नहीं बनती वहां आप बना लेते हैं। और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, माफ कीजिएगा जो मेरे मुंह से गलत निकला, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत भले कहीं और से हुई हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हुए इन दिनों दिख रही है। और आप पर ये आरोप लगता रहा है कि गट इधर से तोड़ के उधर से जोड़ लेते हैं, उधर से तोड़ के इधर से जोड़ लेते हैं। हमने हमेशा समाज को जोड़ा है, बांटा नहीं है। जिस संस्था की, जिस पार्टी की कार्य पद्धति जोड़ने की हो वो बांटेगी क्यों? अरे जोड़ने की जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां जोड़ेंगे, राष्ट्र के हित में जोड़ेंगे, समाज के हित में जोड़ेंगे। इस झारखंड में भी कई बार आरोप लगे हैं आप पे इस झारखंड में भी कई बार सत्ता को अस्थिर करने के आप पे आरोप लगे। आरोप लगाने वाले अपनी गिरबा झांक कर कभी नहीं देखते। उस कठिनाई का कारण, अस्थिरता का कारण वही लोग होते हैं। निहित और निजी स्वार्थों के कारण उन लोगों के द्वारा यह परिस्थिति पैदा की जाती है कि जनता उन पर विश्वास करने लगती है। अब जनता उन पर विश्वास कर रही है तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम उस जनता का जो इस सरकार के प्रति विश्वास है उसको अपने प्रति विश्वास में कन्वर्ट करके अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए, आप क्योंकि बीजेपी के उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और देश इस वक्त सबसे बड़ा एक सवाल ढूंढ रहा है, केबीसी के सवाल से भी ज्यादा बड़ा सवाल है ये कि कौन बनेगा करोड़पति, और देश कह रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 3 राज्य में चुनाव जीते, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी तो फिलहाल अभी दूर दूर तक कुछ ऐसे दिख नहीं रहे। रेस में बहुत सारे लोग हैं, मनाने के लिए 3-3 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। अब क्योंकि उपाध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा सा हिंट ही दे दीजिए सर। कभी भी मनाने की पद्धति भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है। सामान्य पद्धति है कि जो नवनिर्वाचित विधायक गण हैं उनसे बात करने के बाद उनका मन लिया जाए
कि आपके हिसाब से नेता कौन होना चाहिए। ये पर्यवेक्षक दल इसीलिए 2, 3, 4 लोगों का भेजा जाता है कि वो वहां ग्रुप्स में उन सभी माननीय विधायकों से जो नवनिर्वाचित है उनसे बात कर ले। बात करने के बाद जो उसका निष्कर्ष निकल के आ जाए वो दिल्ली को अवगत करा दे, निर्णय प्राप्त कर ले। ये तो एक सामान्य लोकतांत्रिक पद्धति है। दिल्ली से बैठकर अन्य दलों की तरह से दिल्ली से नाम घोषित नहीं होता। हम नवनिर्वाचित विधायकों से बात करने के बाद, उनका राय जानने के बाद घोषित करते हैं। जी, लेकिन जो पहले से आपके हैं शिवराज सिंह चौहान, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, आपने इतना विश्वास किया, इस चुनाव में काफी ज्यादा हमने देखा कि उनको सहानुभूति भी मिली। माफ कीजिएगा, मोदी की गारंटी अपनी जगह है, लेकिन शिवराज सिंह की सहानुभूति भी अपनी जगह थी। वसुंधरा राजे, ये सब पसंद नहीं आ रहे आपको? मैं तो खुद मध्य प्रदेश में रीवा कमिश्नरी का इंचार्ज था 22 विधानसभाओं का, 27 दिन मैं वहां पर रहा हूं। लेकिन मैं इतनी बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बात तो हर जगह मोदी की गारंटी की चली। बाकी कार्यकर्ता जो हैं, आदरणीय शिवराज सिंह जी भी कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में हमारे, आदरणीय बहन वसुंधरा राजे जी राजस्थान में कार्यकर्ता हैं। लेकिन अंततोगत्वा आज की इस परिवर्तनशील युग में परिवर्तन जो नहीं करता है, जो यथास्थिति बनाकर रखता है, वो संगठन बहुत दिन तक नहीं चलता है। क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है मोदी की गारंटी, और झारखंड में भी अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बादल पत्रलेख यहाँ पर आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं। आप जानते हैं उनको भली भांति प्रकार से बड़ा काम करते हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। अमूमन जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो तारीफ नहीं लेते हैं दूसरे नेताओं की, लेकिन हाँ, काम वो अच्छा करते हैं और बहुत ज्यादा सूखा को लेकर वो चिंतित रहते हैं। और कई बार उन्होंने इसके लिए कहा भी है कि जो 9500 करोड़ की धनराशि है केंद्र सरकार से लगातार मांग रहे हैं कि हमें दे दो, ताकि हम जो 25 लाख से ज्यादा किसान हैं उसको इसका फायदा पहुंचा सके। तो सर, ये सब तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आर्थिक नियमों को अगर मैं हवाला दूं तो शायद उन लोगों को पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती पर वो हैं। आज अगर 100 रुपए आया है कहीं दिल्ली से, तो 100 रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं जाएगा अगला पैसा नहीं आ सकता फाइनेंशियल हैंडबुक के हिसाब से। अब तुम यूटिलाइजेशन पे पिछले पैसे का भेजोगे नहीं, अगले पैसे की मांग करोगे, तो ये तो नियम विरुद्ध भी है और परंपरा के विरुद्ध भी है। लेकिन मोदी की गारंटी तो किसानों के लिए भी है। 4 जातियां जो बनाई हैं, गरीब, महिला, उसके बाद उसमें आपकी उसी जाति में एक आपके किसान भी हैं। नहीं, तो फिर उनके लिए आपका कुछ तो दायित्व बनता है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि नियम विरुद्ध और पैसे को बांटकर और कल को फिर आर्थिक जांच में हमारे अधिकारी फंसे या कोई नेता फंसे, उससे अच्छा है कि नियम के विरुद्ध करेंगे। जहां तक किसान का सवाल है, किसान को पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है। किसान की उपज का दाम घटे इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है। और किसान के लिए पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, इससे पहले किसी की सरकार ने नहीं दिया। और हम आज भी किसान के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। किसान की दशा सुधारने के लिए जो कुछ करना होगा सब करेंगे, लेकिन जो स्थापित नियम है उनका उल्लंघन करके किसान को भी फायदा नहीं होने वाला। तो हेमंत सोरेन जी जो बार बार कहते रहते हैं कि हमको पैसा नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम कैसे करें आगे का काम, रॉयल्टी से लेके हर चीज का पैसा मांग रहे हैं। अभी 3 दिन पहले राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने यह विषय उठाया और उन्होंने कहा कि मनरेगा का हमारा जो बचा हुआ पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। जब माननीय मंत्री जी के द्वारा उसका उत्तर दिया गया तो एक नहीं खड़ा हो पाया अनुपूरक प्रश्न करने के लिए। सवाल तो यह है कि मुझे अगर पश्चिम बंगाल के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित हैं, 50 करोड़ रुपए की पहली किस्त आपको चली गई, तो मनरेगा के नियमानुसार उसका भुगतान हो गया, इसकी जानकारी अगर आप नहीं देंगे केंद्र को तो दोबारा फाइनेंशियल नियमों के अधीन पैसा नहीं दिया जा सकता। 2014 में रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पर, और उसके बाद हेमंत सोरेन ने 2019 में जब उनकी सरकार आई तो जांच बिठाई। उनके 5 कैबिनेट के मंत्री, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच अभी भी चल रही। तो जांच को तो हमने नहीं रोका है, जांच चले और अगर कोई दोषी स्थापित हो
तो उसके विरुद्ध कार्रवाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कहने वाले लोग, अरे जांच चला क्यों रहे हो, जांच को जल्दी जल्दी कंक्लूड करो ना, जांच तुम्हारे हाथ में, आपकी अनुमति से जांच हो रही है, जांच कंक्लूड नहीं हो रही, दोष किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हमने तो कंक्लूड कर दिया धीरज साहू को, धीरज साहू के हाथ से जो पैसा निकल रहा इसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी, इसका जवाब देना कांग्रेस के मित्रगण, कहां से ये इतना पैसा निकल कर आ रहा है, ये किसका पैसा है? ये क्या राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के काउंटर की कमाई है क्या? चलिए, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी का तो है ही खैर ये कहना, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि मोहब्बत से बात करते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, और मोहब्बत के साथ रहते हैं। जो हम जीते हैं उससे आप सीखिए। मेरा ये कहना है कि जब जेएमएम और कांग्रेस ने यहां पर मिलकर सरकार बनाई तो उससे आपने क्या सीखा? उससे आपने क्या सीखा? आप जो हम अब देखेंगे इलेक्शन में आपको जाते हुए, हमने जो सीखा है वो अगर हम अभी बता देंगे तो ये रणनीति और कूटनीति का अंग नहीं है। इसको तो हम 2024 के चुनाव में बताएंगे और हमारा काटा हुआ पानी नहीं मांगेगा। तब तो आप सीएम का चेहरा भी नहीं बताएंगे है? तब तो आप सीएम का चेहरा भी नहीं बताएंगे। चेहरा बताने की जरूरत तो इसलिए नहीं है, लोकतंत्र में एक स्थापित पद्धति है कि नवनिर्वाचित विधायकों की राय से नेता चुना जाए, और जो नेता चुना जाए वो मुख्यमंत्री बने, हम उसका पालन कर रहे हैं। और 3 राज्यों में कल तक उसका निर्णय आ जाएगा और जनता भी उसे स्वीकार करेगी और विधायकगण भी उसे स्वीकार करेंगे, और कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री आएगा अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करेगा, और उसके केंद्र में 4 ही लोग रहेंगे, नौजवान, किसान, महिलाएं, ये सब लोग रहेंगे केंद्र में। और कुल मिलाकर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो बार बार जो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, और हमने देखा भी, आपने बहुत अच्छा किया हिंदी हार्टलैंड में। मुझे लगता है आप लोगों को खुद इतनी अच्छी करने की उम्मीद नहीं थी, खास करके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एंड वक्त पे सत्ता पलटी है और एक बड़ा झटका आपने कांग्रेस को दिया है। इससे आपको कितना बेनिफिट होता हुआ, मतलब इससे कितना आपको लगता है कि आने वाले झारखंड के चुनाव में आपको फायदा हो सकता? देखिए, चुनाव जीतने के लिए मैंने बार बार कह रहा हूं, उपकरण जहां नेतृत्व वहां कार्यकर्ता है। हम अपने कार्यकर्ता को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जनमानस में इस सरकार की विफलताओं को चौखट के भीतर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेगा, और दूसरा काम करेगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारों द्वारा जनहित के जो काम किए जा रहे हैं उसको हम जनता की चौखट में पहुंचाएंगे, और जनता से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगेंगे। आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये हमें विश्वास है। एक बहुत जो आजकल सुनने में आता है वो ये कि कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम बहुत सैद्धांतिक और बहुत संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी हैं। अभी थोड़ी देर पहले अविनाश जी भी ये बात कह रहे थे, और यहां सबकी सुनी जाती है, ये बात भी कही जाती है, ऊपर से नीचे तक कोई भी जो भी बोले उनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन 1 मैन आर्मी ये कहा जाता है बीजेपी को। अभी आप भी हर बात पे यही कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े, या फिर मोदी की गारंटी को आगे लेके चले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किसी पे विश्वास नहीं। नहीं नहीं नहीं, संगठन का जो नेता होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व होता है सामूहिक, लेकिन उस सामूहिक नेतृत्व में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको आधार बनाकर संगठन या समाज के संगठन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और दूसरी बात, जिससे फायदा हो, जिससे संगठन बढ़े, जिससे हमारे संगठन की रीति नीति और निर्देशों को कब बढ़े, जनता का विश्वास अर्जित हो, उसका उपयोग कोई ना करे तो उसे अकलमंद कहेंगे या क्या कहेंगे? तो क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पे जनता का विश्वास नहीं है, सिर्फ मोदी जी पे है? फिर वो बात, नरेंद्र मोदी जी पर देश का विश्वास, फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिलों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर विभिन्न विधायकों का, संगठन के विभिन्न लोगों का विश्वास, लेकिन हमारे विश्वास का जनरेटर नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल, जनरेटर वो है, लेकिन मुझे वही बात मैं आपसे फिर पूछना चाह रही थी, और मैं बार बार अपने दबे जबान में भी वही पूछने की कोशिश करी। मैं समझती हूँ आपकी भी अपनी मजबूरी है, इसलिए आप भी उसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के अलावा अगर मैं झारखंड की राजनीति की बात करूं, अगर झारखंड में कल होके अगर आपकी पार्टी जीतती है, जो कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अगर जीतती हैं तो फिर आपके लिए बड़ा चेहरा झारखंड में कौन होगा? झारखंड का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि नवनिर्वाचित विधायकों का समूह उनको तय कर दे। हमारे हर कार्यकर्ता में मुख्यमंत्री की ताकत है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष के अंदर मुख्यमंत्री की ताकत है। विधायकों में से कोई भी बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारत माता राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रख के काम करते हैं, और राष्ट्रवाद की सेवा करने वाला हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। और एक प्रश्न आया है मेरी तरफ से, शहनवाज जी की तरफ से, कि हेमंत जी का आरोप है कि आपने ईडी सीबीआई को उनके ऊपर छोड़ रखा। और ये सिर्फ हेमंत जी का आरोप नहीं है, ये तो इस देश में जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो भी एक बड़े चेहरे, उन सबका आरोप है कि अगर हम थोड़े से बड़े हुए, हमने इलेक्शन जीता, हमारे पीछे सीबीआई आती है, ईडी आती है, उधर केजरीवाल जी रो रहे हैं, इधर हेमंत जी रो रहे हैं। क्या कर रखा है सर आपने इस देश में? अगर ये गलती होती, एक केस ये विपक्षी दल के नेता बता दें कि ईडी और सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की हो, कोर्ट ने उस चार्जशीट को नकारा हो। ईडी और सीबीआई के द्वारा की गई जांच के अधीन दाखिल की गई चार्जशीट को अगर प्रथम दृष्टया कोर्ट विचारा स्वीकार कर रहा है, तो उनकी बात गलत है या ईडी सीबीआई की बात गलत है? ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ईडी सीबीआई के नाम पर कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडी गठबंधन बना इसलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बेनकाब ना हो जाए, इसलिए इंडी गठबंधन बनाया। उसकी आड़ में कांग्रेस अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी, सो धीरज साहू के प्रकरण ने खोल दिया है। कांग्रेस अब लाख बचा ले। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर सीबीआई नहीं होती तो ये जनता का 400 करोड़ रुपया जो चोरी और डकैती का, लूट का पैसा रख रखा था, ये आ जाता बाहर क्या? और ये आ जाता तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक दुर्दांत अपराधी था, मैं अपराधी का नाम उसे लेना नहीं चाहता। उस दुर्दांत अपराधी की संपत्ति को योगी आदित्यनाथ ने जब्त किया, और योगी आदित्यनाथ ने जब्त करके मैदान बनाकर गरीबों के लिए आवास बनाकर देने का काम किया है। ऐसे ये जो 400 करोड़ 600 करोड़ जो भी निकलेगा, अंत में इसका पता लगेगा कहां से आया, और इस पैसे की पाई का उपयोग गरीब जनता के लिए होगा। सर, ये तो आप ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आता, और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उन सबके मन में ये सवाल रहता है कि जब कोई आपके साथ रहता है तो वो बिल्कुल गंगा नहाए हुए, और जैसे उसने आपको छोड़ा, आपका अलायंस तोड़ा, उसके बाद वो भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, पता नहीं क्या क्या। अभी देखिए इंडिया अलायंस में भी आपके कितने सारे पुराने लोग हैं जिनसे आप लोग ऐसे गलवैया करते चलते थे स्टेज पे। हमारा तो काम दिखाना था, हम घंटों आपको दिखाते थे, और आज आप यहाँ कह रहे हैं कि सबका अलायंस भ्रष्टाचार। जहां से आपको ये मत मिला है, ये आपका मत नहीं है, जहां से मिला है मत, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं। एक बात जो मैंने पहले कही, फिर उसको यहां जोड़ना चाहता हूं। यदि ईडी और सीबीआई की जांच के बाद कोर्ट में दाखिल चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार न किया हो, तो हमारी बात गलत, और नहीं तो उनकी बात गलत। एक बात। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जिन भी व्यक्तियों के विरुद्ध जिस सरकार ने भी जांच कराई है अनुमति देकर, वो कंक्लूड क्यों नहीं कर रही? मालूम है कि 2024 से पहले अगर जांच कंक्लूड कर दी तो एक को दोषी साबित नहीं कर सकेंगे, और दोषी साबित नहीं कर सकेंगे तो जनता की अदालत में बेनकाब हो जाएंगे। डर रहे हैं 24 के चुनाव के परिणाम से, और कोई कारण इसका नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने 8 चुनाव लड़े, 19 साल मैंने विधायकी की है मेरठ से, लेकिन 2012 से 16 तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। 80 में से 73 सांसद, और सामने थी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार। केवल कार्यकर्ता की ठोड़ी में हाथ डालो, जरूरत पड़े तो उसके पैर छू लो, वही जिंदा बचाएगा आपको, और किसी कीमत में कोई हमें हरा नहीं सकता अगर हमारा कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़ा है। और अंत में मध्य प्रदेश में वही हुआ है, छत्तीसगढ़ में वही हुआ है।
देखिए, जनता का मत तैयार करने का काम, जनता से आशीर्वाद मांगने चौखट पे जाने का काम, जनता का विश्वास अर्जित करने का काम कार्यकर्ता करता है। वो भाजपा के कार्यकर्ता ने किया, उसका परिणाम हमको मिला है। जी, भाजपा के कार्यकर्ता हो या संघ के कार्यकर्ता हो, वो किस तरीके से काम करते हैं ये हमने चुनाव दर चुनाव देखा है। और यही वजह है कि बीजेपी को लेकर चाहे जो भी कहे, लेकिन एक बात तो है कि बहुत ही मैनेज तरीके से बीजेपी काम करती है। और जहां तक आपने कहा कि आपके अंदर ये कहां से है, तो भले आपको मेरे सवाल ऐसे बुरे लग रहे हो, तो मेरी आदत है कि मैं ऐसे सवाल करती हूं और मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते शायद करना भी चाहिए। देखिए बहन जी, लोकतंत्र में हम बैठे हैं, जब इस मंच पर बैठा हूं आकर, तो आपके किसी सवाल का बुरा लगे ये तो कभी प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। आपके हर प्रश्न का जवाब देना, आपको संतुष्ट करना और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल बड़ी शिकायतें रहती हैं आप लोगों से कि आप लोग हमारे सवाल नहीं सुनते। अगर सवाल सुनते भी हैं तो हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अभी तक तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मुझे। आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। अब क्योंकि समय हमारे पास भी कम होता है, इसलिए एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगी कि 2024 में हर कोई बड़ा आश्वस्त नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता विपक्ष को कितना आश्वासन है इस बात का कि वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं 24 का इलेक्शन। और इंडिया अलायंस में जिस तरीके से अभी चल रही है ये तीनों पांचों राज्य के चुनाव के बाद, उसके बाद से स्थिति बहुत ही संशय वाली बनी हुई है। आप 2024 में सिर्फ देश के पटल में ही नहीं, आज जब हम यहां बैठे हैं झारखंड में, इसके परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में 2024 में बीजेपी को या फिर अपनी सरकार को कहां देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी मुद्रा में देख रहे हैं और उसका आधार है हमारा अपने किए हुए कामों को। रघुवर दास की सरकार में जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, नंबर 1। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के सभी राज्यों को केंद्र के माध्यम से जो काम कराए, नंबर 2। इन कामों को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे, हर घर के भीतर जाएंगे, दरवाजा खटखटा के घर के भीतर चूल्हे पे बैठी हुई मां और बहन को तैयार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 काम हमारा यह है कि जो इन सरकारों की विफलता है, झारखंड की सरकार की और देश में जहां जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उनकी जो विफलताएं है, उनके द्वारा जो जनता पर अत्याचार किए हैं, उनको भी हम जनता की चौखट के भीतर पहुंचाएंगे। फिर हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगेंगे, हाथ हम जोड़ेंगे, जनता का हाथ हमारे सिर पर होगा, इसका हमें विश्वास है। तो आप कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो हम 9,000 करोड़ रुपए आपके पास कर देंगे, ले जाइए आप सूखा का पैसा, अभी नहीं देंगे एक सेकंड। डबल इंजन की सरकार का फायदा ये है कि जब केंद्र से पैसा आता है तो केंद्र के साथ के पैसा आए हुए को वो केंद्र की नीति के अनुसार अपने राज्य में खर्च करती है। मैं अगर कुछ उदाहरण देना चाहूं तो आपको पता लग जाएगा इस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ है। झारखंड की सरकार कार्यकाल में केंद्र की राशि के उपयोग में असफल सरकार है ये। हर घर नल जल की योजना को ये सरकार ने लागू नहीं किया। भाई क्यों नहीं लागू किया? हेमंत सोरेन के घर में तो ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी भरा पड़ा है, वो चाहे स्विमिंग पूल में नहावे बैठकर। लेकिन आम जनता को गांव में जब अभी माता और बहनों को कलसा सिर पर रख कर पानी लाना पड़ता है, अशुद्ध पेयजल पीना पड़ता है, और केंद्र की सरकार गांव में बैठी हुई जनता को बिना किसी राजनीतिक जातिगत भेदभाव के अगर वो पानी पिलाना देना चाहती है तो ये पानी क्यों नहीं लेना चाहते? दूसरी बात, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने क्या हालत की है ये आपके सामने है। युवा वर्ग तो यहां का ठगा रह गया है झारखंड का। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 4 साल पूरे हो गए, कितनी नौकरियां दी हैं? इन्होंने कहा था नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया है क्या? आप तो झारखंड से हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं दूसरी बात, खनिज संपदा की लूट। खनिज संपदा किसी राज्य की प्रॉस्पेरिटी का आधार है। झारखंड जैसे राज्य की उस खनिज संपदा को जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल लूट रहा है, इसे जनता नहीं देख रही है। ये आरोप तो रघुवर दास की सरकार में इधर से भी लगते थे, खनिज संपदा। हमने तो नहीं मना किया। और फिर जो आपराधिक घटनाएं, जिस आदिवासी की आप बात कर रही हैं, मैं अगर घटना गिनाना चाहूं केवल माताओं और बहनों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, अंकिता केस
शाहरुख ने धर्म न बदलने और प्यार कबूल न करने पर पेट्रोल छिड़क कर जान से मार डाला। रेबिका पहाड़िया को जान से उसके पति ने इसलिए मारा कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। छायनिका के प्रेमी ने पेशे से पढ़े लिखे डॉक्टर मिर्जा रफीकुल हक ने अपनी जान इस्लाम न कबूल करने पर ले ली। रामगढ़ जिले की बेटी का इस्लाम न कबूल करने पर पूरे परिवार के साथ गैंग रेप किया और आदिल ने हत्या कर दी। बेटी रेवंका का पति दिलदार अंसारी। और दूसरी बात कहूं, ये कलावा बांधकर पप्पू और गुड्डू नाम रखकर जो लोग घूमकर बेटियों और बहनों को, माताओं को क्या नाम झांसे में फंसाते हैं, और ये भोली भाली लड़कियां, खासतौर से आदिवासी क्षेत्र की लड़कियां इनकी फंस जाती है। शादी करते हैं संपत्ति के लिए, जब संपत्ति नहीं मिलती तो उन्हें मार देते हैं। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आएगी, ऐसे अनाचारी कदाचारियों को, बचे खुचों को भी जेल के पीछे भेजने का काम करेगी। इनको सड़क पर चलने का हक नहीं होगा। अच्छा लगता है जब इतने बड़े नेता सामने बैठे हों और वो भी पूरा रिसर्च वर्क के साथ आते हैं कि आखिरकार कांग्रेस को कहां से घेरना है और किन जगहों पे कौन कौन सी कमियां हैं ये कांग्रेस की निकाल कर। जाहिर सी बात है कांग्रेस की नहीं, सिर्फ जेएमएम की भी, मतलब झारखंड में जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी। लेकिन ये समझ नहीं आता कि जब भी आप चाहे झारखंड की बात करें, चलो इसकी तो परिपाटी रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और खास करके जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं उनका हमेशा दबदबा अच्छा खासा रहा है। और यही वजह है कि आपको भी बाबूलाल मरांडी की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि भले वो आपसे बाहर जाते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, मतलब हर तरीके से वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, जैसा आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं कि बस पैर भी पकड़ लेंगे आपके, आप हमारे लिए काम करो। सुबह का भूला यदि घर वापस आ जाए तो क्या कहा जाता है? नंबर 1। नंबर 2 बताऊं मैं आपको, जो भी हमारे इस प्रकार के लोग हैं, जब ये महसूस करते हैं तो ये परिवार में आते हैं। किसी परिवार का बेटा घर से बाहर चला जाए, माँ बाप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं? किसी भी तरीके से उस बच्चे को घर लाना, ढूंढना, सुरक्षित रखना, ये हर माँ बाप का, परिवार के मुखिया का काम होता है। मैं तो कल्याण सिंह जी मेरे समय पे पार्टी छोड़ के पहले गए थे और मैं वापस लाया था। कल्याण सिंह जी जैसा बड़ा नेता नहीं मिल सकता आपको। कांग्रेस से जो छोड़कर वापस आए वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। नहीं, एक सेकंड, अगर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उस व्यक्ति विशेष पर है तो वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस के किसी अन्य बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री ने, संतरी ने भ्रष्टाचार किया है और उस व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं है, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। और मैं तो उदाहरण दे दूं, मैं ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन था उत्तर प्रदेश में। 444 लोग मैंने शामिल किए थे। एक एक की हिस्ट्री शीट मंगवाई थी थाने से हिस्ट्री शीट मंगवाई थी उसके जिले से। और जब थाने में से आ गया लिखकर कि नहीं इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, तब भाजपा में मैंने शामिल किया था। मैं ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। सर एक आखिरी सवाल, बस यही आखिरी सवाल है मेरा, और वो ये है कि और किसको राज्यपाल बना रहे हैं आप यहाँ से ले जाकर? राज्यपाल अभी हमारे पास जरूरत ही नहीं, हम क्यों बनाएंगे? वैकेंसी नहीं है हमारे पास, तो अभी क्यों बनाएंगे? जबरदस्त, और देखिए 24 से पहले ही राज्यपाल बना दिया। अब 1 मिनट सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है। कार्यकर्ता आधारित दल में नेतृत्व का आदेश फाइनल होता है। अभी एक प्रकरण आया था, मुझसे पूछा मेरे किसी बड़े नेता ने, मैंने कहा पार्टी का सिपाही हूं, गुलाम हूं, जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। इसलिए जब जिसकी जरूरत समझेगी पार्टी, ये तो पार्टी मां है, मां तय करती है कब किस बेटे से क्या काम लेना और कहां लेना। अगर आदरणीय रघुवर दास जी से आज पार्टी ने मन बनाया कि उनका राज्यपाल का काम लेना, तो आज राज्यपाल का काम ले रहे हैं। कल को पार्टी अगर फिर चाहेगी तो हटा कर दूसरी जगह लगा देगी। हम सब सिपाही हैं। सिपाही किस पुलिस चौकी पर रहेगा नहीं रहेगा ये कप्तान तय करेगा। हमारा कप्तान जो तय करेगा वो काम हम करेंगे। ये बखूबी समझा जा सकता है, तभी तो उपाध्यक्ष रहते हुए भी ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वो काम तो पार्टी का है। पार्टी जो करेगी, जो जरूरी समझेगी, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये बताएंगे कि हाँ ये मुख्यमंत्री बन चुके। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपने पूरी वाकपटुता के साथ हर सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।